बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की कक्षा इन्फ्लेशन एंड कैपिटल मार्केट पर आधारित है। आज हम लोग समझेंगे कि दरअसल इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग समझेंगे कैपिटल मार्केट में कि दरअसल कैपिटल मार्केट होता क्या है, उसके क्या कुछ और भी फंक्शंस हैं, और फिर कुछ ऐसे शब्दों को भी आज हम लोग जानेंगे कि जो आए दिन अखबारों में या टेलीविजन के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु शायद उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन क्या है का मतलब यानी महंगाई अर्थात मूल्यह्रास। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब वस्तु के मुकाबले मुद्रा के मूल्य में कमी होती है तो इसे मूल्यह्रास कहते हैं, और जब मूल्यह्रास होता है तो यही अवस्था महंगाई कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आलू हम 20 रुपये केजी आज हम ले रहे थे, यानी कि मान लेते हैं कि पिछले एक साल पहले 20 रुपये केजी ले रहे थे और आज अगर आलू हम 25 रुपये केजी ले रहे हैं, तो आलू तो उसी 1 केजी को लेना होता है, लेकिन हमें उसके बदले में अधिक धन देना पड़ता है। तो यह ऐसी अवस्था क्या कहलाई? महंगाई कहलाई। यानी वस्तु के मुकाबले जब हम मुद्रा का मूल्य अधिक चुकाते हैं तो उस अवस्था को हम महंगाई कहते हैं। अब है कि महंगाई की गणना कैसे की जाती है। महंगाई की गणना के लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला यह कि 52 सप्ताह के आधार पर महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है, जो वार्षिक महंगाई होता है। हालांकि महंगाई छमाही, तिमाही या फिर मंथली या फिर साप्ताहिक आधार पर भी निकाला जा सकता है। अब है कि महंगाई कितने रूपों में निकलती है। महंगाई 2 रूप में निकलती है, एक WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम WPI या CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अथवा WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकालते हैं तो उसके भी 2 टाइप्स यानी कि स्वरूप होते हैं। अब WPI निकालने के क्रम में हमारे सामने एक बेस ईयर का फंक्शन होता है जिसको बेस ईयर कहते हैं, और दूसरा करंट ईयर का होता है। बेस ईयर का अर्थ यह होता है कि जैसे मौजूदा समय में अगर हम लोग को निकालना हो महंगाई 2021-22 का निकालने के लिए वार्षिक आधार पर, तो ऐसी स्थिति में बेस ईयर हमारे सामने 11-12 है, यानी कि उसके आधार पर ही यहाँ पर महंगाई निकाली जा सकती है। दूसरे संदर्भ में देखें, जैसे करंट ईयर में है तो करंट ईयर का अर्थ यह है कि अभी के समय में, मौजूदा समय में यानी 21-22 में जो कुछ मूल्य का स्थिति था, जो कुछ प्राइस था, उसके आधार पर हम लोग तुलनात्मक रूप से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले निकालते हैं। यानी कि बेस ईयर जिसको स्थिर मूल्य कहते हैं और करंट ईयर जिसको चालू मूल्य भी कहते हैं। दूसरी ओर अब अगर इन पक्ष को निकालते हैं तो दूसरी ओर CPI निकालते समय भी उसी प्रकार से है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालते समय भी इस बेस ईयर यानी कि स्थिर मूल्य पर भी निकलता है और चालू मूल्य पर भी निकलता है। यह भी वार्षिक, छमाही, तिमाही, मंथली और साप्ताहिक आधार पर निकलता है। अब आइए समझते हैं कि महंगाई कितने प्रकार के होते हैं। महंगाई के कई सारे प्रकार हैं और इन प्रकार को समझने के लिए हम लोग आइए समझते हैं। अर्थशास्त्र के शब्दकोश में 2 प्रकार के मुद्रास्फीति हैं। अर्थशास्त्र शब्दकोश में क्या है? 2 प्रकार की ही मुद्रास्फीति हैं। उनमें है अल्प मुद्रास्फीति, जिसको कि सरकती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि धीरे 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 धीरे, यानी कि आमतौर पर अगर इसको सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि भारत में 2 से 3% की मुद्रास्फीति जो है, 2 से 3% की जो मुद्रास्फीति होती है उसे सरकती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मुद्रास्फीति का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में मिनिमम जैसे भारत में 2 से 3% मुद्रास्फीति का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होने से उद्योग और मांग यानी कि उपभोक्ताओं के बीच का जो संतुलन है वह खराब हो जाएगा। न्यूनतम मुद्रास्फीति का होना आवश्यक है, यह वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन भारत में 2 से 3% तक स्वीकार्य मुद्रास्फीति अब अप्रासंगिक होने लगा है। भारत में अब 3 से 4% तक की मुद्रास्फीति को स्वीकार्यता और प्रासंगिकता दोनों प्राप्त होने लगा है।
तो अल्प मुद्रास्फीति जिसको सरकती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा है कि अति मुद्रास्फीति, यानी कि अति का मतलब यह है तीव्र, अधिक, यानी कि वह मुद्रास्फीति जो स्पष्ट हो, जो दिखे, जिसकी गति या वृद्धि हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। तो उसमें क्या है कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, यानी कि तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। यानी कि इसका अर्थ यह हो गया कि इसमें जो है यानी कि करीब करीब 5 से 6% की मुद्रास्फीति सामान्यता। उसके बाद है कूदती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि 6 से 7% की मुद्रास्फीति। उसके बाद है छलांगती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि कह सकते हैं कि 8 से 11% के आसपास। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यह अगर हम जिस आधार पर भी निकालेंगे, वार्षिक निकालें, छमाही निकालें, तिमाही, मंथली अथवा साप्ताहिक निकालें, तो मुद्रास्फीति में वृद्धि का दर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, छलांगती मुद्रास्फीति। और उसके बाद है कि भागती हुई मुद्रास्फीति। भागती हुई मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि 11% या उससे अधिक। इस अवस्था को क्या कहते हैं, भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अब क्या है कि इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों द्वारा प्रचलित मुद्रास्फीति, इसके अलावा क्या है, सरकारी नीतियों द्वारा भी कुछ मुद्रास्फीति है जो कि प्रचलन में है। उसमें क्या है, गत्यावरोधक अथवा मार्गरोधक मुद्रास्फीति या संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि आपूर्ति में अचानक गिरावट होने के कारण, यानी कि मान लीजिए कि कहीं दूर से प्याज आ रहा है, दूर से दाल आ रहा है, तो किसी कारण से, बाढ़ के कारण से या फिर यूं कहें कि किसी आंदोलन के कारण से अस्थायी रूप से रुकावट पैदा होता है। वैसी स्थिति में जो जानबूझ के ऐसी नीतियों आधारित किया जाता है तो उसे गत्यावरोधक या मार्गरोधक मुद्रास्फीति के नाम से या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। दूसरा है मर्म मुद्रास्फीति। मर्म मुद्रास्फीति का अर्थ है कि कोर इन्फ्लेशन गणना में शामिल उत्पादों के आधार पर है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यह एक ऐसी मुद्रास्फीति है जो एक प्रकार से यानी कि उत्पाद पर आधारित लगाया जाता है, कि उत्पाद की स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मौजूद विशेष चरण के कारण, अब देखिए कि मुद्रास्फीति के और भी स्वरूप हैं। अर्थव्यवस्था में मौजूद विशेष चरण के कारण स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, यानी कि स्टेजफ्लेशन, यानी कि यह स्वरूप भी होता है कि इस स्वरूप में क्या है कि अर्थव्यवस्था में मौजूद विशेष चरण के कारण, यानी कि अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के आधार पर प्रति सार जन्य मुद्रास्फीति, यानी कि नाजुक अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है कि अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक मोड़ में होता है, अब वहां पर सरकार क्या करती है कि कुछ ऐसी नीतियां लाती है जिससे जानबूझ करके अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जैसे पिक्चर को अलग तरीके से रखने का प्रयास करती है। और इस प्रयास में जो कुछ जानबूझकर जो किया जाता है उसे ही यहाँ पर सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन के तौर पर देखा जाता है। अब यहाँ पर है कि इन पक्ष से आगे बढ़कर अगर हम लोग समझते हैं, यह तो हुई अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिला। अब हम लोग समझते हैं कि महंगाई के प्रभाव को, यानी कि इन्फ्लेशन के क्या इंपैक्ट होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। इंपैक्ट में अब है कि ऋण लेने वाले पर, यानी कि जो ऋण लेने वाले हैं, जो कर्ज लेने वाले हैं, उनके ऊपर क्या होगा, लाभ होगा। क्यों? क्योंकि बाद में जैसे मान लीजिए कि आज उसने अगर 100 रुपये लिया तो कल अगर साल भर बाद चुकाता है तो वो निश्चित रूप से उसी मुद्रा की जो वैल्यू होगी वह 100 रुपये के मुकाबले कम होगा। तो आज के मुकाबले कल उस मुद्रा की वैल्यू कम होगी, अतः ऋण लेने वाले पर लाभ होगा, देने वाले को नुकसान होगा। एक पक्ष को लाभ होगा तो दूसरे पक्ष को नुकसान होगा। आगे है मांग पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मांग पर क्या है, सकारात्मक असर, यानी उद्योगों की ओर जो मांग है, औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग है वह एक पॉजिटिव रूप में आएगा, क्योंकि मुद्रा का मूल्य पहले के मुकाबले डाउन रहेगा, लोग जो है सो उस पर अधिक मांग शामिल कर पाएगा। ऋण आवंटन पर कर्ज सस्ता होगा, यानी कि जो कर्ज है, जो बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह क्या होगा, सस्ता होगा। सस्ता का अर्थ क्या है कि ब्याज की दरें तो सामान्यतः बनी रहेगी, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण हमारे लिए उसी ब्याज की चुकाने वाली जो अवस्था है वो वैल्यू आधारित जो है वो कम हो जाएगा।
उसके बाद है निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहरी निवेशक हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि उससे उतनी ही पूंजी में भारत के अधिक से अधिक धन को उन्हें निवेश के रूप में प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इनके एक्सचेंज के स्तर पर विनिमय दर पर उतार चढ़ाव, एक्सचेंज लेवल पर क्या है कि उतार चढ़ाव बना रहेगा। उतार चढ़ाव का अर्थ क्या है कि चूंकि मुद्रास्फीति बिल्कुल ही एक जैसी नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीच बना रहता है, इन्फ्लेशन का एक चक्र बना रहता है, तो इसी स्थिति में इस तरह की अवस्था बनी रहती है। अब यहाँ पर जो है हम लोग को एक बात और समझना है कि इन्फ्लेशन की जो स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति में ये एक फिलिप्स कर्व है जो हमने एक सांकेतिक रूप में आप लोगों के साथ बनाए हुए हैं, सांकेतिक रूप में है, और सांकेतिक रूप से हमने इस बात को दिखाने का प्रयास किया है कि एक तरफ इन्फ्लेशन को रखा है हमने और दूसरी ओर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमारी बेरोजगारी की स्थिति इस ओर से झुकते हुए आती है और बढ़ती हुई अवस्था की ओर जाती है, और तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि उसी तरह से आगे बढ़ती है। तो पहले क्या होती है कि स्लो मोशन की ओर आगे बढ़ती है, यानी कि स्लो रहती है, स्लो पोजीशन में। अब क्या है कि दूसरी ओर जब इन्फ्लेशन अनकंट्रोल होकर के अपनी लिमिट से बाहर की ओर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि एम्प्लॉयमेंट अगर बाहर की ओर जाती है तो इन्फ्लेशन क्या होता है और तेज रफ्तार से अपने कर्व का जो रफ्तार है वो क्या होता है और तेजी से ऊपर जाता है। तो ये एक प्रकार से सांकेतिक स्वरूप है जो हमारे बीच देखने को मिलता है। अब आइए समझते हैं कि विनिमय दर पर उतार चढ़ाव हो गया। निर्यात पर बढ़ती है क्योंकि घिसावट के कारण मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। निर्यात में क्या होता है, वृद्धि होती है, घिसावट के कारण मूल्य प्रतिस्पर्धा होता है। होता क्या है कि आप देखिए आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि कोई वस्तु कोई व्यापारी अपने स्तर से बेच रहा होता है, तो क्या होता है कि अगर उस वस्तु का वैल्यू लगातार डाउन हो रहा होता है तो व्यापारी क्या सोचता है, अरे इसको निकाल दो, मतलब 19-20 करके निकाल दो, जो इसका कम से कम जो लागत मूल्य है वो आ जाए। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर वस्तुओं में घिसावट हो रहा था। घिसावट का मतलब यहाँ पर यह है कि उस वस्तुओं की जो वैल्यू है वो रहते रहते और डाउन होने जा रहा है, वो नुकसान करने जा रहा है। तो मुद्रास्फीति में जो है ऐसी अवस्था में विनिमय दर के यानी कि निर्यात पर जो है ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और ऐसी स्थिति में निर्यात भी क्या होती है, बढ़ती है। आयात में भी जो है सो की कमी आती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और आयात में स्वरूप का क्या होता है जो कि पहले और इसमें अंतर होता है। फिर वेतनभोगी पर है कि क्रय शक्ति और जीवन स्तर में ह्रास होता है। अब सवाल यह है कि वेतनभोगी का तो आय निश्चित होता है, अब उसे अगर 50,000 रुपया महीना मिल रहा है या 30,000 रुपया महीना मिल रहा है तो रोज वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने से, अचानक महंगाई बढ़ जाने से वेतनभोगी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आय निश्चित होती है, महंगाई के साथ उसकी आय में वृद्धि नहीं होती, अतः उसके ऊपर क्या होता है, वेतनभोगी को ह्रास होती है, जीवन स्तर में गिरावट आता है, वो रोजमर्रा के जीवन में जरूरी आवश्यकताओं को अप्रोच करने में असमर्थ होने लगता है, फिर उसमें गिरावट आती है। स्वरोजगार पर आय में समतुल्य वृद्धि, आय में क्या होता है, समतुल्य वृद्धि। स्वरोजगार में क्या है, मान लीजिए कोई ठेला रिक्शा चला रहा है, कोई अपना रोजगार धंधा कर रहा है, तो जिस स्तर पर वस्तुओं को खरीद कर लाया उस स्तर पर वस्तु को बेच रहा है, तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ समतुल्य बना रहता है। और फिर उसके साथ अब है कि बचत पर गिरावट आती है। स्वाभाविक है कि अगर मूल्य ह्रास के कारण हमारे अधिक खर्च होंगे तो समान रूप से जो हमारी आय है उसमें से अधिक निकल जाएंगे, तो हमारे लिए गिरावट आएगा। करों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, कर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिस रूप में आता है उसी रूप में जाता है। अर्थव्यवस्था पर भारत में पहले 2 से 3% उचित माना जाता था, अब 3 से 4%, इससे ज्यादा प्रतिकूल माना जाएगा। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि भारत में पहले इकोनॉमी में 2 से 3% की महंगाई अनुकूल मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ इस तरह की महंगाई अप्रासंगिक हुए और अब 3 से 4% महत्वपूर्ण माने जाते हैं या अनुकूल माने जाते हैं। अब आइए समझते हैं फिर एक बार फिर से यहाँ पर अर्थव्यवस्था के चक्र, मुद्रास्फीति और वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था के चक्र, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि दरअसल अर्थव्यवस्था का चक्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था के चक्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को
गति प्रदान करता है, जैसे कृषिगत कार्य को, जैसे औद्योगिक कार्य को, जैसे सेवा आधारित कार्य को, या व्यापार या विनिमय से संबंधित कई सारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। अब वैसे में संबंधित राष्ट्र अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपरांत अपने राष्ट्र में अंतिम रूप से मूल्य आधारित मुद्रा को अर्जित करती है, यानी कि धनोपार्जन करती है, जिसका अंतिम उद्देश्य यह होता है कि वह अपने यहाँ इन प्राप्त मूल्यों के आधार पर अपने नागरिकों के जन कल्याण यानी कि जीवन कल्याण को वृद्धि सुनिश्चित करे। यानी कि यूं कह सकते हैं कि यानी कि अर्थव्यवस्था में जो चक्र का स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से है कि देश की सीमाओं में कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो मूल्य आधारित उपार्जन प्राप्त होता है, उस मूल्य आधारित उपार्जन का अंतिम स्वरूप ही यानी कि नागरिकों के जीवन कल्याण में जाता है, और नागरिक जीवन कल्याण में होने वाली अभिवृद्धि तक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का एक साइकिल चलाया जाता है, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था का चक्र कहते हैं। अब है कि मुद्रास्फीति और वैश्वीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुद्रास्फीति और वैश्वीकरण का क्या आधार है। हम सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति आने वाले, अगर देखा जाए कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर आज से वैश्वीकरण के बाद भी करीब करीब 10 वर्षों तक, यानी कि 2000 के आसपास तक भी हम देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति आमतौर पर पहले क्या होता था, किसी एक राष्ट्र की घरेलू समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर भारत में मुद्रास्फीति है तो उसका प्रभाव कहीं और भी पड़ेगा। अगर अमेरिका में महंगाई है, चाइना में महंगाई है, रसिया में है, जर्मनी में है, या अन्य दूसरे देशों में है, तो यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि महंगाई जैसे विषय अब किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के दायरे में बंधने वाला विषय नहीं रह गया। यह अपने आप में एक व्यापक विषय है जो भारत और भारत के साथ साथ यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, चाइना, रसिया और दूसरे कंट्री में भी यह कमोबेश देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति और वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हो चुकी है जो किसी राष्ट्र की सीमाओं के दायरे में नहीं है, और न ही किसी एक राष्ट्र की यह एक घरेलू समस्या है, बल्कि यह व्यापक और समावेशी समस्या बन चुकी है और सबके साथ जुड़ा रहता है। अब है कि वित्तीय बाजार अथवा मुद्रा बाजार का स्वरूप क्या है। वित्तीय बाजार या मुद्रा बाजार का स्वरूप यह है कि आमतौर पर 1 से 364 दिनों तक के लिए होने वाले लघु स्तर पर वित्तीय लेनदेन ही आने वाले दिनों में मुद्रा बाजार कहलाती है। यानी कि जो छोटे स्तर पर जो फाइनेंस का वर्क होता है स्थानीय स्तर पर, वही जब 1 से 364 दिनों के बाद या इस तरह से स्वरूप से होता है तो उसी को हम लोग मुद्रा बाजार के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ पर है कि लघु अवधि के लिए है। इसी क्रम में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे संबंध है जैसे इस तरह के स्वरूप को, और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं कि वायदा बाजार के स्वरूप को। वायदा बाजार क्या है, यानी फॉरवर्ड मार्केट FMC, जिसकी स्थापना 1953 में होती है और नियामक केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। इसके नियामक कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। उत्पादों को सही मूल्य का खोज एवं जोखिम प्रबंधन, इसे फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं। यानी समझिए बात को कि वायदा बाजार का मतलब है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब है कि उत्पादों के सही खोज की तलाश करना, यानी कि वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से हो जिससे वस्तुओं की मांग और उसके आपूर्ति की श्रृंखला अनुकूल बना रहे, और फिर उससे बेहतर मूल्य का उपार्जन कैसे हो, और उससे होने वाले अन्य प्रकार के उस क्रम में होने वाले क्षतिपूर्ति अथवा जोखिमों का प्रबंधन कैसा हो, इस पर भी इस पक्ष में बड़े स्तर पर यानी कि गंभीरता पूर्वक फोकस किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट, यानी पूंजी बाजार और प्रतिभूति बाजार। पूंजी बाजार का अर्थ यह है कि अब देखिए कैपिटल मार्केट क्या है, इसके बारे में एक परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी बाजार, यह एक प्रकार से एक ऐसा बाजार है जहां देश अपनी आर्थिक गतिविधियों को एक प्रकार से एक वित्तीय प्रबंधन के आधार पर एक ऐसे बाजार में शामिल करने का प्रयास करता है जहां से प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में उद्योग अथवा विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन को प्राप्त करने का एक विकल्प के रूप में देखता है। ऐसे में भारत में BSE, NSE जैसे मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट का उदाहरण है। अब इसमें क्या है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार
दो पक्ष होते हैं कैपिटल मार्केट के, दो पक्ष हैं, प्राथमिक द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार जिसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, द्वितीयक यानी सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या है, यानी कि शेयर मार्केट का यानी कि स्टॉक मार्केट का एक ऐसा हिस्सा जहां आईपीओ लॉन्च किया जाता है। आईपीओ का अर्थ होता है आईपीओ यानी इंक्लूसिव पब्लिक ऑफर, जहां लॉन्च किया जाता है। यानी कि एक इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई कंपनी अपने लिए धन की आवश्यकता महसूस करती है या भी जब भी कोई कंपनी अपना शेयर लॉन्च करना चाहती है तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करती है। यानी कि यहाँ पर जिसको कहते हैं इंक्लूसिव पब्लिक ऑफर, यानी कि आम लोगों को बताती है, जनता को बताती है, पब्लिक को बताती है कि आइए हमारे साथ निवेश कीजिए, और निवेश किस तरीके से, कैसे, क्या और क्या कीमत इत्यादि के आधार को कहां शामिल करती है, यानी प्राथमिक मार्केट में। यह सब का पहला पक्ष क्या है, यानी कि लॉन्चिंग, एक तरह से कह सकते हैं कि लॉन्चिंग का पॉइंट क्या है, प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट में फिर शेयर मार्केट की एक ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग अगर जहां शुरू हो जाती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और सेकेंडरी मार्केट हो गए। अब है कि शेयर और शेयर के प्रकार है। शेयर का अर्थ क्या है कि शेयर यानी कि अंश अर्थात भागीदारी। एक प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का है और वैसे में अगर 10 करोड़ रुपए अगर वह बाहर से ट्रेडिंग के माध्यम से अगर जुटाना चाहती है तो ट्रेडिंग माध्यम से वो 10 करोड़ रुपए का शेयर लॉन्च करती है। तो शेयर लॉन्च तो प्राइमरी मार्केट में करती है जिसको आईपीओ कहते हैं, लेकिन वो खरीद बिक्री कहां करती है, द्वितीयक बाजार में। लेकिन ये जो शेयर होता है यानी कि शेयर का जो स्वरूप होता है, यानी कि आम लोगों से मान लीजिए 10 करोड़ रुपया जुटाने के लिए उस कंपनी ने 1 लाख शेयर तैयार किए, यानी उसको डिवाइड किए 1 लाख शेयर के रूप में। अब लोगों ने, किसी ने क्या किया, 500 शेयर लिया, किसी ने 100 शेयर लिया, किसी ने 50 लिया, किसी ने 2000 लिया, किसी ने 10,000 शेयर लिया, अलग अलग किया। और इस तरह जितना शेयर लेगा पर शेयर प्राइस बंधा हुआ है और फिर कंपनी के पास वो पैसा जमा होते जा रहा है। कल दिन कंपनी वृद्धि करती है तो कल दिन आप भी वृद्धि करते हैं स्वाभाविक रूप से। तो ऐसी स्थिति में शेयर का अर्थ है यानी कि भागीदारी, यानी कि एक प्रकार से शामिल होना कंपनी में और उसके अंश के भागीदार बनना। अब है कि इसके प्रकार, अब इसके प्रकार भी स्वाभाविक रूप से हमारे बीच मौजूद है, जिसके कि कई सारे प्रकार हमारे बीच होते हैं, जिसमें कि एक तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिक शेयर के तौर पर भी इसमें शामिल है। और फिर इसके स्वरूप को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कई सारे प्रकार जैसे कि बोनस शेयर इत्यादि भी इसमें शामिल हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि पक्ष को ध्यान में रखते हैं। और फिर जो है यानी कि बीएसई एनएसई को भी ध्यान में रखते हैं, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझिएगा बात को। यहाँ पर हम आज की कक्षा में केवल इस बात पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल जरूरी जो हमारे लिए जानकारी के पाठ हैं उसे हम लोग जाने, जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अब है कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है जो कि 2002 में आती है, तब प्रादेशिक भी आती है, फिर 2002 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और फिर स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेंसेक्स के तौर पर देखते हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि संवेदी सूचकांक जिसको सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स दरअसल क्या होता है कि कंपनियों का एक प्रकार से औसत सूचकांक ही सेंसेक्स कहलाती है, यानी कि उसकी वृद्धि या कमी का जो प्रतिशत होता है, जो उसके पक्ष को, इंडेक्स को इंडिकेट करता है, वो सेंसेक्स कहलाता है। अब यह है कि बीएसई संवेदी सूचकांक का अर्थ है कि 30 प्रमुख कंपनी का यह एक स्ट्रक्चर है जो कि बीएसई संवेदी सूचकांक है। बीएसई 200 जिसको टॉप 200 कंपनी के तौर पर जानते हैं, जिसमें कि 30 प्रमुख कंपनियां भी शामिल होती हैं। बीएसई 500 बीएसई का सबसे बड़े आधार वाला सूचकांक, यानी कि एक लार्ज सूचकांक है, बेस है, जो कि इसमें शामिल है। आगे है नेशनल इंडेक्स, यानी कि छोटे 30 आधार वाले सहित 100 कंपनी। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऊपर से हम लोग टॉप देख रहे थे और यहाँ पर क्या है कि छोटे 30 आधार वाले नीचे से, और उसमें कम से कम 100 कंपनियों का स्वरूप है। इंडोनेक्स्ट यानी कि 2005 में स्थापित हुआ और इसमें 18 प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। इंडोनेक्स्ट। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया और 1994 से परिचालन में है। आईएसई यानी कि इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1998 में होता है।
TCEI यानी कि OTCEI यानी कि ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना 1989 में होता है और परिचालन 92 से हमारे बीच है। अब है कि देश का, इसके बारे में समझते हैं कि देश का पहला कागज रहित कारोबार इसी स्टॉक एक्सचेंज में संपन्न हुआ, यानी कि अर्थात स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से देखने को मिलता है? OTCEI से, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत हमें, या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिलता है? इसी से, OTCEI से। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक संक्षिप्त परिचय था जो इन्फ्लेशन एंड कैपिटल मार्केट तथा सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ था। इसके संबंध में कई सारी बातें और भी है जो संभावित है, जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज की कक्षा में हमने एक संक्षिप्त रूप से बातचीत करने का आप लोगों के साथ प्रयास किया, केवल परीक्षा की दृष्टि से केवल ध्यान देने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इन प्रयासों से लाभान्वित होंगे और आने वाले दिनों में हम इस पर और भी